अस्सलाम वालेकुम। आज हम फिज़िक्स का टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। उसका नाम है इक्वेशन ऑफ स्टेट्स। बेसिकली जो इक्वेशन ऑफ स्टेट्स होती हैं ये दो किस्म की होती हैं। पहली होती है आइडियल गैस इक्वेशन और दूसरी होती है रियल गैस इक्वेशन। पहले हम डिस्कस करते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। बेसिकली जो हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन है वो PV इज इक्वल टू NRT। ये हमारे पास एक केमिस्ट्री में इक्वेशन हम पढ़ते हैं, लेकिन आज हम इस इक्वेशन को फिजिक्स में डिराइव करेंगे। इसके अंदर जो हमारे पास n नज़र आ रहा है स्मॉल n, उस n को हम कहते हैं नंबर ऑफ मोल्स। और ये जो स्मॉल n होता है वो इक्वल होता है कैपिटल N ओवर Na। इसमें जो कैपिटल N है वो इक्वल होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और नीचे वाला जो स्मॉल a है वो होता है एवोगेड्रस नंबर। आप एवोगेड्रस नंबर के बारे में केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। जो एवोगेड्रस नंबर की फिक्स्ड वैल्यू होती है वो होती है 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 एटम्स पर मोल, विच इज इक्वल टू 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 पर मोल भी हम इसे लिख सकते हैं। अब इस जो हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन है इसके अंदर जो कैपिटल R है वो होता है हमारे पास जनरल गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है R.314। इसका कोई भी यूनिट नहीं होता क्योंकि ये गैस कांस्टेंट होता है। सिमिलरली हमारे पास जो K होता है, K का फॉर्मूला होता है R ओवर Na। इसी तरह हम इसमें R की वैल्यू पुट करेंगे जो है 8.314 और Na की वैल्यू है 6.02 10 की पावर 23। जब हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो K कांस्टेंट है उसकी वैल्यू आ जाती है 1.38 मल्टीप्लाई 10 की पावर -23। K को जो है हम लोग बोल्ट्जमैन कांस्टेंट भी कहते हैं और J की जो वैल्यू आ गई है हमारे पास यूनिट्स के साथ वो है K इज इक्वल टू 1.38 मल्टीप्लाई 10 की पावर -23 जाउल पर केल्विन। अब हम लोग यहाँ पर एक फेस स्पेस की बात करते हैं। हमारे पास ये जो एक स्क्वायर में बॉक्स है इसके अंदर काफ़ी सारे आपको स्मॉल बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं। फेस स्पेस हम एक ऐसे सिस्टम को कहते हैं जिसके अंदर जो हमारे पास स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं उनकी स्टेट एक जैसी नहीं रहती और इसे फाइंड करने को हम लोग फेस स्पेस कहते हैं। बेसिकली फेस स्पेस एक ऐसा मैथमेटिकल टूल है या ऐसा सिस्टम है जो किसी भी स्टेट के सिस्टम को फाइंड करने में हेल्प करता है। यहाँ पर हमारे पास ये जो फेस स्पेस बनी हुई है ये 2D के अंदर बनी हुई है। इसके अंदर जितने भी छोटे छोटे सेल्स बने हुए हैं इनको हम लोग नंबर ऑफ सेल्स भी कह सकते हैं या नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स भी कह सकते हैं। हर इसके अंदर जितने भी मौजूद बॉक्स है उस हर बॉक्स की अपनी एक माइक्रोस्टेट होगी। अब यहाँ पर हम लोग कह देते हैं कि जो नंबर ऑफ सेल्स हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V के। V क्या है हमारे पास? वॉल्यूम। अब जैसे ही हम लोग इसका प्रोपोर्शनल साइन खत्म करते हैं तो हमारे पास इज इक्वल लगाकर एक कॉन्स्टेंट आ जाएगा जिसे हम C कहेंगे। तो नंबर ऑफ सेल्स इज इक्वल टू CV। यहाँ पर हमारे पास एक लाइन है कि टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स बाय विच n मॉलिक्यूल्स कैन बी अरेंज्ड ऑन CV सेल, यानी कि जो इस बॉक्स के अंदर जितने भी टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स हैं जिसके ऊपर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अरेंज हो रहा है वो किसके बराबर है? CV सेल्स के। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है थर्मोडाइनेमिक प्रोबेबिलिटी। अब हम लोगों को जो P इज इक्वल टू PV इज इक्वल टू NRT है उस इक्वेशन को प्रूव करना। उसको प्रूव करने के लिए हम लोग स्टार्ट लेंगे थर्मोडाइनेमिक प्रोबेबिलिटी से। इसको डिफाइन करते हैं W इज इक्वल टू CV की पावर कैपिटल N। इसके अंदर जो बेसिकली W है, W को ही हम लोग थर्मोडाइनेमिक प्रोबेबिलिटी कहते हैं। W इज इक्वल टू CV। CV हमारे पास क्या था? टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स और N इसकी पावर है। आपको पता है जब हमारे पास पावर एक ब्रैकेट के अंदर आए इसका मतलब पहले एलिमेंट की पावर भी होती है और दूसरे की एलिमेंट। नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने पावर दोनों पे अप्लाई कर दिया। W इज इक्वल टू C की पावर N, P की पावर N। आल्सो इन थर्मोडाइनमिक इक्वेशन ऑफ एंट्रोपी इज गिवन एज, जैसे कि हम लोगों ने थर्मोडाइनमिक्स में पढ़ा हुआ है कि जो हमारे एंट्रोपी की जनरल इक्वेशन होती है वो होती है S इज इक्वल टू K log W। अब इसके अंदर जो हमारे पास W की वैल्यू है हम लोग पहले लिख चुके हैं। W क्या था? थर्मोडाइनमिक प्रोबेबिलिटी। जो हमारे पास W की वैल्यू है ये C की पावर N, V की पावर N, उसको हम लोग इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे देंगे। नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा S इज इक्वल टू K log, यहाँ पर W था, W की जगह हमने पुट कर दी C की पावर N, V की पावर N। नेक्स्ट स्टेप में हम इसमें log की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। log की प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो उस पर हम लोग लैदा से log अप्लाई कर देते हैं। पहले आ जाएगा log C की पावर N प्लस log V की पावर N। अब उसके बाद दोबारा से log की प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। जो पावर होती है वो log के स्टार्ट में आ जाती है। ये जो पावर थी वो इसके स्टार्ट में आ गई तो बन गया n log C प्लस n log V। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ये बन गया था S इज इक्वल टू K इंटू एन log C प्लस एन log V। यहाँ पर पावर्स हमारे पास स्टार्ट में आ गई। अब हम लोग यहाँ पर C हम जानते हैं कि कांस्टेंट है। कांस्टेंट की वैल्यू को हम लोग 1 भी पुट कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर log C लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो log C, यहाँ पर C की वैल्यू को 1 पुट करेंगे, log 1 विच इज इक्वल टू 0। तो जहाँ पर log C लिखा हुआ हम लोग डायरेक्ट वहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे 0, तो बन जाएगा यहाँ पर n 0 आ गया। अब ये वाला पूरा फैक्टर खत्म हो गया तो हमारे पास जो नेक्स्ट S की वैल्यू आई है, S बेसिकली एंट्रोपी है, S इज इक्वल टू K n log V। अब हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है। इस इक्वेशन को हम लोग इक्वेशन नंबर 2 का नेम दे देते हैं।
अब ये जो इक्वेशन नंबर 2 आई है, इस पे हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन अप्लाइड करेंगे, टेकिंग पार्शियल डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड्स। जैसे ही हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल लेंगे विद रिस्पेक्ट टू वी लेना है आप लोगों ने, क्योंकि यहाँ पर आपको वी का कांस्टेंट नजर आ रहा है। हम लोग लेंगे पार्शियल एस ओवर पार्शियल वी इज इक्वल टू के और एन, यहाँ पर कांस्टेंट है तो वो बाहर ही रहेंगे, और इस लोग वी के ऊपर हमारे पास पार्शियल ओवर पार्शियल वी अप्लाई हो गया। ये एज इट इज आ गया पार्शियल एस ओवर पार्शियल वी। अब ये जो है हमारा पार्शियल ओवर पार्शियल वी लोग वी पे अप्लाई हुआ है। जैसे हम लोग एक प्रॉपर्टी जानते हैं कि जिस तरह हमारे पास डी बाई डी एक्स एल एन एक्स, यानी कि नेचुरल लॉग के ऊपर जब हम लोग डिफरेंशियल अप्लाई करते हैं तो वो 1/x के इक्वल आता है। सिमिलरली हम लोगों ने यहाँ पर डिफरेंशियल अप्लाई किया है लोग वी पे, विच इज इक्वल टू 1/v। ऐसे ही हमारे पास इस सब की जगह क्या आ गया 1/v। तो हमारे पास जो इक्वेशन बन गई वो ये थी पार्शियल एस ओवर पार्शियल वी इज इक्वल टू के एन ओवर वी। इस इक्वेशन को हम लोग इक्वेशन नंबर 3 का नेम दे देंगे। नेक्स्ट स्टेप में अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, जैसे हम थर्मोडाइनमिक्स में पढ़ते हैं उसका जो फर्स्ट लॉ होता है वो हमें कहता है डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस टी डब्ल्यू। इसके अंदर जो डी क्यू जो होती है वो इंटरनल हीट होती है, डी यू हमारे पास टोटल इंटरनल एनर्जी होती है, और डी डब्ल्यू हमारे पास वर्क डन होता है। अब इसके अंदर हम लोग डब्ल्यू की वैल्यू जानते हैं विच इज इक्वल टू पी वी। डब्ल्यू इक्वल होता है पी वी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास डिफरेंशियल अप्लाई हुआ है तो हम लोगों को इसको डिफरेंशियल की फॉर्म में लिखना है, तो डी डब्ल्यू को हम लोग लिख सकते हैं पी डी वी। ये इक्वेशन बन जाएगी डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग देखें तो वहाँ पर एंट्रोपी की बेसिक डेफिनेशन आ गई। आल्सो वी हैव एंट्रोपी इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू क्यू ओवर टी। जो एंट्रोपी की जो सबसे बेसिक डेफिनेशन होती है वो हमारे पास क्यू ओवर टी के इक्वल होती है। अगर हम लोग इसके ऊपर डिफरेंशियल अप्लाई कर देंगे तो ये हमारा बन जाएगा डी एस इज इक्वल टू डी क्यू ओवर डी टी। इससे हम लोग टी डी एस इक्वेशन निकाल सकते हैं। ये डी क्यू हमारे पास यहाँ पे ही रहेगा, टी यहाँ पर ओवर से डिवाइड होकर यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा डी क्यू इज इक्वल टू टी डी एस। ये जो हमारे पास इक्वेशन नंबर निकली है ये इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं। इसको हम लोग लाकर जो इससे बैक वाली इक्वेशन थी उसमें पुट करेंगे, जो कि हमारे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स थी। हमारे पास ये वाली इक्वेशन थी सबसे पहले, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी। इस इक्वेशन को हम लोगों ने इसमें पुट किया, डी क्यू की जगह टी डी एस आ गया, डी यू एज इट इज रहा और डी पी वी ऐसे ही रहा। इसको इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दिया। एट इक्विलिब्रियम, जैसे हमारे पास इक्विलिब्रियम स्टेट ऐसी स्टेट को कहते हैं जहां पर हमारे पास कोई चीज कांस्टेंट हो जाती है। यहाँ पर जो हमारे पास डी यू वाला फैक्टर है इसको हम लोग कांस्टेंट लेने लगे। यू को अगर हम कांस्टेंट कर देंगे तो जो डी यू होगा वो ऑटोमेटिकली 0 पर चला जाएगा। थस इक्वेशन नंबर 4, देन इक्वेशन नंबर 4 क्या बन जाएगी, डी यू की जगह हम लोग 0 पुट कर देंगे तो टी डी एस इज इक्वल टू पी डी वी हमारे पास आ गया। अब जो डी होता है डिफरेंशियल को हम लोग लिख सकते हैं पार्शियल की फॉर्म में। पार्शियल जो होता है जब हमारे पास सेपरेट वेरिएबल्स हो तो हम लोग पार्शियल अप्लाई करते हैं। डी की जगह हम लोगों ने पार्शियल एस कर दिया, इस जगह पे डी की जगह पार्शियल वी कर दिया। ये बन गया टी पार्शियल एस इज इक्वल टू पी पार्शियल वी। अब यहाँ पर हम लोगों ने पार्शियल वाले सेपरेट कर लेने और सिंपल वाले कांस्टेंट एक तरफ कर लेने। पार्शियल एस ऐसे ही रहा और ये जो पी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था ये इसके ओवर में आके बन गया पार्शियल एस ओवर पार्शियल वी विच इज इक्वल टू पी ओवर टी। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 5, अब हम लोग जो हमारे पास सबसे पहली वाली इक्वेशन थी उसके साथ इसको कंपेयर करने जा रहे हैं। अब ये जो हमारी इक्वेशन नंबर 5 आई है ये बनी है पार्शियल एस ओवर पार्शियल वी इज इक्वल टू पी ओवर टी। इसको हम लोग कंपेयर कर लेंगे उस इक्वेशन के साथ जो हमने पहले भी रिकवर्ड की थी। वो निकली थी हमारे पास ये वाली इक्वेशन, पार्शियल एस ओवर पार्शियल वी इज इक्वल टू के एन ओवर वी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों की लेफ्ट हैंड सेम है। जब हम लोग कंपेयर करते हैं लेफ्ट हैंड सेम है तो हम लोग राइट हैंड साइड दोनों की इक्वल के इक्वल आ जाएगी, इक्वल रखते हैं। अब हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 5 बनी है वो है पार्शियल एस ओवर पार्शियल वी इज इक्वल टू पी ओवर टी। अब हम लोग कंपेयर करने लगे हैं इस इक्वेशन को अपनी इस इक्वेशन के साथ जो कि थी हमारे पास पार्शियल एस ओवर पार्शियल वी इज इक्वल टू द के एन ओवर वी। इसमें देखेंगे तो हमारे पास दोनों की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो दोनों सेम है तो राइट हैंड साइड एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगी। ये बन जाएगा के एन ओवर वी इज इक्वल टू पी ओवर टी। इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख लेते हैं तो हमारे पास जो v यहाँ पर ओवर में डिवाइड हो रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे वो राइट हैंड साइड पे जाके पी वी बन जाएगा और t जो है वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा वो बन जाएगा के एन टी। यहाँ पर आ गया हमारे पास पी वी इज इक्वल टू के एन टी। अब यहाँ पर आप k की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं और n की वैल्यू पुट कर सकते हैं। k की वैल्यू अगर आप पुट करना चाहेंगे तो k की वैल्यू होगी इज इक्वल टू r ओवर n ए, और अगर स्मॉल n की वैल्यू आप पुट करते हैं तो आपने शुरू में सबसे पहले देखा था कि जो स्मॉल n है वो इक्वल होता है कैपिटल n ओवर n ए। यहाँ से अगर हमें n की वैल्यू निकालनी होगी तो जो n ए जो था डिवाइड हो रहा था इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया तो जो कैपिटल n है वो इक्वल आ गया n ए के। अब यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यू आ रही थी कैपिटल एन की इस जगह पर हम लोग ये वाली वैल्यू को पुट करने लगे हैं। हमारे पास आ गया पी वी इज इक्वल टू के एन स्मॉल एन नंबर ऑफ मोल्स और एन ए एवोगेटर्स नंबर टी। अब यहाँ पर हम लोग
इसको सिंपल सॉल्व करके लिख लेंगे। अब यहाँ से अगर हम इस फॉर्मूले में देखें तो ये जो NA है डिवाइड हो रहा है, इधर जाकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये इक्वल R की आ जाएगा। ये देखें K इज इक्वल टू R ओवर NA जो डिवाइड हो रहा है इसको हम अगर यहाँ से मल्टीप्लाई करा दें तो हमारे पास R की वैल्यू आ जाएगी, R इक्वल टू KNA। अगर इस फॉर्मूले में देखें तो यहाँ पर जो K है और NA है वो किसके बराबर आ गया, R के। तो हम लोग इस फॉर्मूले में KNA की जगह R लिख सकते हैं, स्मॉल n एज इट इज, T एज इट इज। तो हमारे पास जो इक्वेशन थी यहाँ पर देखें तो हमारे पास PV एज इट इज, K और Na की जगह हम लोगों ने R लिख दिया, स्मॉल n एज इट इज इक्वल टू T। तो PV इज इक्वल टू nRT हमारी इक्वेशन प्रूव हो गई है। हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन यहाँ तक प्रूव हो जाती है। अब हम यहाँ पर करने लगे हैं वॉन्डर वाली इक्वेशन। वॉन्डर वाली इक्वेशन जो है यहाँ पर इक्वेशन ऑफ स्टेट की सेकंड टाइप है। जैसे कि हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ चुके हैं, उसके अंदर जो हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन थी वो थी PV इज इक्वल टू nRT। ये हम लोग पहले ही ड्राइव कर चुके हैं। अब हम लोग आगे इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं जो कि है वंडर वाली इक्वेशन को ड्राइव करने में। हम लोग यहाँ पर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में पढ़ते हैं। वंडर वाली इक्वेशन क्या कहती है? वंडर वाली इक्वेशन को हम लोग ने आइडियल सिंपल जो केमिस्ट्री होता है उसमें पढ़ रखा है। अब जो रियल गैस होती है, रियल गैस के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं और आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स क्या काम करते हैं। जो आइडियल गैस में मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स नहीं लगाते, जिसकी वजह से जो इनके दरमियान इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं वो प्रोड्यूस नहीं होते। इसके बरक्स बिल्कुल जो रियल गैस होती है उसके अंदर मॉलिक्यूल एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे और इनके दरमियान इंटरमोलिकुलर फोर्सेस प्रोड्यूस होगा। इसी तरह इनका जो वॉल्यूम होगा वो कम हो जाएगा। तो अगर हम लोग रियल गैस की बात करें तो उसके अंदर सबसे पहले हम लोग निकालने लगे करेक्शन इन वॉल्यूम। जैसे आपको बताया मैंने अभी कि जो रियल गैस होती है उसके अंदर मॉलिक्यूल जो है एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे और उनके दरमियान इंटरमोलिकुलर फोर्सेस प्रोड्यूस होगी। जैसे ही इंटरमोलिकुलर फोर्सेस प्रोड्यूस होगी इनका वॉल्यूम रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो रिड्यूस होकर हम लोगों ने इसमें कोई भी कांस्टेंट रिड्यूस कर देना है, माइनस कर देना है। तो V माइनस B हम लोग ले रहे हैं 1 मोल के लिए। इसी तरह अगर हम लोग n मोल्स के लिए लें तो हमारे पास जो V होगा वो इक्वल टू आ जाएगा V माइनस NB। ये इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आपने वॉल्यूम को रिड्यूस कर दिया है। इसी तरह ये एक सिलेंडर बना हुआ है, इस सिलेंडर के अंदर काफी सारे मॉलिक्यूल्स बनाए गए हैं। इसका जो सिलेंडर का जो वॉल्यूम है V है और उसके अंदर से अगर हम लोगों ने 1 मोल को माइनस कर रहे हैं तो वो B आपने पुट कर दिया और अगर हमने ज्यादा करने हैं तो उतने नंबर्स आ जाएंगे। तो V माइनस NB जो है n नंबर ऑफ मोल्स को रिड्यूस करने के लिए शो कर रहा है। आगे हम लोग कर रहे हैं करेक्शन इन प्रेशर। जैसे हम लोगों ने यहाँ पर करेक्शन इन वॉल्यूम निकाला था, अब हमें करेक्शन इन प्रेशर निकालने लगे हैं। हम प्रेशर का फॉर्मूला जानते हैं जो कि होता है P इज इक्वल टू F ओवर A, यानी कि फोर्स पर यूनिट एरिया। अब आप यहाँ पर देखें कि जो प्रेशर और एरिया का जो आपस में रिलेशन है वो इनवर्स है। अगर हम लोग प्रेशर को बढ़ाएंगे तो एरिया ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा, प्रेशर के इंक्रीज होने से एरिया रिड्यूस हो रहा है। हम लोग यहाँ पर प्रेशर का ना एक फॉर्मूला लगा रहे हैं जो कि है P ऑब्जर्व्ड इज इक्वल टू P एक्चुअल प्लस P अट्रैक्शन। यहाँ पर P ऑब्जर्व्ड की वैल्यू हम लोगों ने निकालनी है जो कि इक्वल होगी P एक्चुअल प्लस P अट्रैक्शन के। इसके लिए हमें P एक्चुअल की वैल्यू पता होनी चाहिए और P अट्रैक्शन की भी वैल्यू पता होनी चाहिए। अब P अट्रैक्शन क्या चीज है? P अट्रैक्शन जो होती है, प्रेशर ड्यू टू अट्रैक्शन जो होता है वो डिपेंड करता है दो चीज़ों पर। पहला होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और दूसरा होता है नंबर ऑफ कोलिजन्स पर। इन दोनों को जब हम मिला देते हैं तो हमारे पास प्रेशर बनता है। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड नंबर ऑफ कोलिजन्स ये दोनों किस पे डिपेंड करते हैं? डेंसिटी पर। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है और नंबर ऑफ कोलिजन्स भी। इसको हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, नंबर ऑफ कोलिजन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को मिला दें, सम कर दें, तो हमारे पास क्या बन जाता है? P अट्रैक्शन। क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया कि P अट्रैक्शन क्या चीज थी। P अट्रैक्शन किसकी वजह से होता है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ कोलिजन्स की वजह से होता है। तो P अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी स्केयर। डेंसिटी का स्केयर किस तरह आ गया? क्योंकि दो चीजें आपस में मिल रही थी तो स्केयर आ गया। अब हम लोग देखते हैं इसके अलावा डेंसिटी किस किस चीज के इक्वल हो सकती है। डेंसिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है n हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स हैं। दूसरी बात डेंसिटी हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है 1 ओवर V के, यानी कि वॉल्यूम और डेंसिटी का आपस में इनवर्स ताल्लुक होता है। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को आपस में मिला देंगे तो हमारे पास बन जाएगा डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n ओवर V। नंबर ऑफ मोल्स का डेंसिटी के साथ डायरेक्ट ताल्लुक है, जबकि जो वॉल्यूम जो है और डेंसिटी आपस में इनवर्स है। नाउ वी हैव, अब हमारे पास दो वैल्यूज आ गई। पहली थी P अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी स्क्वायर और दूसरी आ गई P अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n ओवर V का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर होल स्क्वायर ये वैल्यू किस तरह आई? आपने यहाँ पर डेंसिटी की वैल्यू किसके इक्वल निकाली है? डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n ओवर V, यानी कि इस डेंसिटी को आप लोग ये लिख सकते हैं ना, यानी कि आपके पास जो डेंसिटी की वैल्यू आई है वो n ओवर V के इक्वल आई है। और इस फॉर्मूले के मुताबिक जो P अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी स्क्वायर था, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। इस इक्वेशन के अंदर हम लोग यहाँ पर n ओवर V पुट करने लगे हैं तो हमारे पास P अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी स्क्वायर था। इस डेंसिटी के अंदर हम लोगों ने n ओवर V
पुट किया तो वो ये आ गया। उसके बाद स्केयर लहदा अप्लाई कर देंगे एन स्केयर ओवर वी स्केयर। तो यही डायरेक्टली क्वेश्चन को खत्म करने के लिए कोई कांस्टेंट हमें लेना पड़ेगा जो कि हम लोग ए ले रहे हैं। तो पी अट्रैक्शन की वैल्यू आ गई इज इक्वल टू ए एन स्केयर ओवर वी स्केयर। अब जिस तरह पहले हम लोगों ने करेक्शन इन वॉल्यूम निकाला था ऐसे ही हम करेक्शन इन प्रेशर निकाल हैं। तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि पी ऑब्जर्व्ड का फॉर्मूला होता है पी एक्चुअल इज इक्वल टू पी अट्रैक्शन। पी अट्रैक्शन का फॉर्मूला हमने अभी अभी निकाला है जो कि इक्वल होता है ए एन स्केयर और वी स्केयर, और पी एक्चुअल की जगह हम लोग पी सिंपल पुट कर देंगे। तो जो हमारे पी ऑब्जर्व का फॉर्मूला आ गया वो हमारे पास इक्वल आ गया पी प्लस ए एन स्केयर ओवर वी स्केयर के। अब हम क्या करेंगे, ओरिजिनल फॉर्मूले में दोनों की वैल्यूज को पुट कर देंगे। अब हमारे पास जो सिंपल आइडियल गैस इक्वेशन थी या जनरल इक्वेशन थी वो थी पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। अब जो हम लोगों ने दोनों में करेक्शन वैल्यूज निकाली हैं प्रेशर में और वॉल्यूम में वो हम पुट करने लगे हैं। जो प्रेशर के अंदर करेक्शन आई है वो है पी प्लस ए एन स्केयर ओवर वी स्केयर, और वी में जो करेक्शन आई है वी माइनस एन वी। राइट हैंड साइड हमारे पास एज इट इज रहेगी विच इज इक्वल टू एन आर टी। अब ये जो हमारे पास सारी इक्वेशन आई है इस इक्वेशन को हम लोग कहते हैं वंडरवाल इक्वेशन फॉर रियल गैसेज, और ये हमेशा रियल गैसेज के लिए रहती है क्योंकि आइडियल गैसेज में तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एक दूसरे के ऊपर रिएक्ट ही नहीं करती, ना इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पाई जाती हैं मॉलिक्यूल्स के दरमियान। तो रियल गैसेज ही वो गैसेज होती हैं जिसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पाई जाती है, यानी कि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं। जब वो फोर्स लगाते हैं तो उसका वॉल्यूम भी रिड्यूस होता है और प्रेशर इंक्रीज होता है। प्लस हमें ये शो करा रहा है कि प्रेशर उसका इंक्रीज हो गया, और माइनस यानी कि वी जो है उसका वो रिड्यूस हो गया। तो पी प्लस ए एन स्केयर ओवर वी स्केयर वी माइनस एन बी, ये इन दोनों के अंदर करेक्शंस हुई हैं, यानी कि आइडियल गैस इक्वेशन से ज्यादा बेटर तरीके से पेश की गई है रियल गैसेस में। तो इस इक्वेशन को हम लोग वंडरवाल इक्वेशन कहते हैं। तो रियल गैस आइडियल गैस इक्वेशन और वंडरवाल इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशंस को मिलाकर हम लोग इक्वेशन ऑफ स्टेट्स का नाम दे देते हैं। तो इस तरह से हमारा इक्वेशन ऑफ स्टेट्स यहाँ पर खत्म हो जाता है।